हमको ही ना ले डूबे कहीं ये होशियारी हमारी, हमको ही ना ले डूबे कहीं ये होशियारी हमारी, राह तो बनाई है और चलने की है तैयारी, बावजूद इसके भी यदि पूरी ना हो मन की मुराद, तो क्या कोशिश तो करनी है फिर भी बारी बारी, तो क्या कोशिश तो करनी है फिर भी बारी बारी। नमस्कार, हिमाचल नामा में आपका स्वागत है, जहां सिर्फ खबर नहीं होगा खबरों का पंचनामा। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं सरकार की कुछ ऐसी ही कोशिश के साथ जिसका परिणाम भविष्य के गर्भ में छिपा है। नए नगर निगम बने, सरकार के गले की फांस। कहने को तो प्रदेश सरकार ने पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए हिमाचल के 3 शहरों को नगर निगम बनाने की घोषणा कर दी है, लेकिन अब यही घोषणा सरकार के गले की फांस बन गई है। कारण कि शहर के लोग तो नगर निगम बनाने का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इन निगमों में जो साथ लगते गांवों के क्षेत्र शामिल किए गए हैं, वहां के ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। प्रदेश मंत्रिमंडल ने पिछले ही दिनों सोलन नगर परिषद, मंडी और पालमपुर नगर परिषद को नगर निगम बनाने का फैसला लिया है। इसी के साथ स्थानीय प्रशासन ने इन क्षेत्रों में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब स्थिति यह है कि सोलन सहित मंडी व पालमपुर में भी नगर निगम में शामिल किए गए गांव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि शहरी क्षेत्र में मिलने के बाद उनसे ग्रामीण क्षेत्रों की और कृषि संबंधी योजनाएं छिन जाएंगी। हालांकि प्रदेश सरकार ने 3 सालों तक इन क्षेत्रों में किसी भी तरह के टैक्स से छूट की घोषणा की है, लेकिन स्थानीय स्तर पर सत्तारूढ़ दल के नेता और प्रशासनिक अधिकारी भी ग्रामीण लोगों को समझा पाने में असफल साबित हुए हैं। नतीजतन सोलन में तो नगर निगम में ग्रामीण क्षेत्र को शामिल करने का तगड़ा विरोध हो रहा है। इसके लिए गांव वालों ने बाकायदा ग्रामीण संघर्ष समिति बनाई है, जिसके बैनर तले आगामी दिनों में यहां धरने प्रदर्शन की रणनीति तैयार की गई है। दूसरी तरफ सोलन में भाजपा व कांग्रेस के शहरी नेता नगर निगम का समर्थन करते हुए इसे अपनी उपलब्धियों में गिना रहे हैं। आइए देखते हैं इस मामले में क्या कह रहे हैं ग्रामीण संघर्ष समिति के सचिव मनोज वर्मा। यहाँ आयोजित की गई और इसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो नगर निगम में शामिल किए जा रहे गांव हैं, जो 8 पंचायतों के इलाके लिए जा रहे हैं, उसके खिलाफ लोगों में रोष है और उस रोष को व्यक्त करने के लिए सोमवार को एक रैली रखी जाएगी, जिसमें सरकार को ये संदेशा दिया जाएगा कि लोगों की सहमति के बिना सरकार ने जो ये अफसरशाही फरमान यहाँ चलाया है और जो ये एक कॉकस कुछ राजनेताओं का और सरकारी अफसरों का है, उसके खिलाफ हम जो है वो लोगों को, सरकार को इस रैली के माध्यम से दर्शाएंगे। और हो सकता है कि अभी अनशन की भी तैयारी यहाँ की जा रही है कि अनशन के लिए भी तैयार यहाँ वॉलंटियर्स बहुत। तो आपने देखा कि सोलन में नगर निगम का विरोध तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग विरोध इस बात पर जता रहे हैं कि नगर निगम बने तो बने, लेकिन इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि को क्यों भेंट चढ़ाया जा रहा है। अब यही हाल इसी तरह मंडी में भी ग्रामीण संघर्ष समिति उनके क्षेत्रों को नगर निगम में मिलाने का विरोध कर रही है। यहां पर भाजपा इसके समर्थन में है, जबकि स्थानीय विधायक जो कि भाजपा से ही है, अनिल शर्मा, अपनी राजनीतिक मजबूरी के चलते नगर निगम का तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी कह रहे हैं कि सरकार को इसमें ग्रामीण लोगों को विश्वास में लेना चाहिए था। कुछ ऐसा ही पालमपुर में भी हो रहा है, जहां छोटे से शहरी क्षेत्र को नगर निगम का दर्जा दे दिया गया और इसके लिए आसपास के दर्जन भर गांवों को शहरीकरण की भेंट चढ़ा दिया गया है। लिहाजा अब देखना यह है कि पहाड़ी प्रदेश के 3 शहरों को नगर निगम का दर्जा देने का सत्तारूढ़ दल भाजपा को आगामी नगर निकाय एवं पंचायती राज चुनावों में क्या लाभ और क्या नुकसान होता है। साथ ही सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आने वाले समय में इन क्षेत्रों में नगर निगम के तहत मिलने वाले बड़े बजट से विकास की क्या इबारत लिखी जाती है, या फिर यह सब
केवल राजनीतिक शोशेबाजी ही बनकर रह जाता है। अब बात करते हैं हालिया मंत्रिमंडल की बैठक में हुए निर्णयों की। पिछले दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। इसे सीधे सीधे आगामी समय में होने वाले पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। खैर, जो भी हो, प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को एक आस जरूर बंधी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल का एक और बड़ा निर्णय 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की नियमित कक्षाएं लगाने का है, जिससे सरकार की दशा व दिशा स्पष्ट नहीं हो रही है। कारण कि सरकार के पास अभी तक ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि कोरोना काल में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए किस तरह से बच्चों की पढ़ाई होगी। वैसे सरकार ने इसका हल भी निकाला है कि बच्चों को स्कूल भेजने का फैसला उनके माता पिता ही करेंगे और इसके लिए लकुना यह भी रखा गया कि अभिभावकों का अनापत्ति पत्र लेना आवश्यक होगा। अब सवाल यह उठता है कि जब बच्चों को स्कूल भेजने या ना भेजने का फैसला अभिभावक ही करेंगे तो सरकार व शिक्षा विभाग का इसमें क्या रोल है। आइए देखते हैं इस निर्णय को लेकर क्या कह रहे हैं मंत्री सुरेश भारद्वाज। और 12th के जो बोर्ड क्लासेस हैं वो स्कूलों में जाकर के कंसल्टेशन के लिए जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं अभिभावकों की स्वीकृति से। अब तय किया है कि 2 नवंबर से 9th से 12th तक, 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक के विद्यार्थी स्कूलों में जाएंगे, उनकी पढ़ाई होगी, लेकिन प्रेजेंस जो है मैंडेटरी नहीं होगी, मतलब अनिवार्य नहीं। आपने देखा सुरेश भारद्वाज क्या कह रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी कार्य प्रणाली का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि कक्षाएं लगाकर बच्चों की नियमित पढ़ाई शुरू करवाने के मंत्रिमंडल के इस निर्णय के अगले ही दिन स्वयं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब जबकि सरकार के नुमाइंदे ही संक्रमण से खुद को नहीं बचा पा रहे हैं तो ऐसे में बच्चों की सुरक्षा किसके भरोसे होगी, यह सवाल आम प्रदेशवासियों के जहन में उठ रहा है, जिसका सरकार व शिक्षा विभाग के पास कोई जवाब नहीं है। यहीं पर हम अपने दर्शकों को हिमाचल में कोरोना की लेटेस्ट अपडेट भी बता रहे हैं कि आज दोपहर तक हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 22,099 हो गए हैं, जबकि मौजूदा समय भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 2,820 एक्टिव केस हैं और 317 लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। जबकि प्रदेश में कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या भी बढ़कर 18,922 हो गई है। अब लगे हाथ आजकल हिमाचल प्रदेश में भाजपा व कांग्रेस की राजनीति पर भी नजर दौड़ा लेते हैं। साथ ही यह भी जानते हैं कि प्रदेश की राजनीति में तीसरे मोर्चे के विकल्प का क्या हुआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि कांगड़ा से भाजपा के तेज तरार एवं मुखर नेता राजन सुशांत ने हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के नाम से एक नया राजनीतिक दल खड़ा किया है। हालांकि अभी इस पार्टी की रूपरेखा ही तय नहीं हो पाई है और सुशांत के अलावा इसमें अभी कोई बड़ा चेहरा भी सामने नहीं दिख पा रहा है। बावजूद इसके भी हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के मुखिया दावा यह कर रहे हैं कि अगले सालों में होने वाले विधानसभा चुनाव में वह सभी 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। सुशांत की इस पार्टी से लगता है कि कांग्रेस को तो कोई अधिक खतरा नहीं मान रही है स्वयं को, लेकिन भाजपा के नेता जरूर तिल मिलाए हुए हैं। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इसी कारण प्रदेश की जनता को तीसरा विकल्प देने के नाम पर बनी इस पार्टी को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तक टिप्पणी कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में कभी भी तीसरा मोर्चा कामयाब नहीं हो पाया है। इसके अलावा उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर तो राजन सुशांत को अवसरवादी नेता तक कह गए। लिहाजा अब आने वाले समय में राजन सुशांत की यह पार्टी क्या गुल खिलाएगी यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने प्रदेश के राजनीतिक दिग्गजों को सोचने व टीका टिप्पणी के लिए मजबूर कर दिया है, खासकर भाजपा को। इसी के साथ कांग्रेस की राजनीति पर भी नजर घुमाएं
तो साफ दिख रहा है कि मंडी में गुटबाजी की चिंगारी एक बार फिर से मुखर होने वाली है और इस बार फिर से केंद्र में रहेगा सुखराम परिवार। इसका कारण यह है कि सुखराम शर्मा के बेटे अनिल शर्मा का अब भाजपा से तो मोहभंग हो ही गया है। उनके बेटे आश्रय शर्मा पहले ही कांग्रेस के पाले में चले गए हैं। इसके चलते उनका रुझान भी अपनी पार्टी की तरफ होना लाजमी है, अपनी पुरानी पार्टी की तरफ होना लाजमी है। यही बात मंडी के कांग्रेसियों, खासकर पूर्व मंत्री कौल सिंह के समर्थकों को भा नहीं रही है। यही कारण है कि पिछले दिनों ही उनके समर्थक नेताओं ने बाकायदा कॉन्फ्रेंस करके विधानसभा चुनावों के लिए अभी से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। इसके अलावा कांग्रेस में पिछले ही दिनों पार्टी के अग्रणी संगठन युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव हुए हैं, जिसके परिणामों के बाद पार्टी के बड़े धड़े की खेमेबंदी उजागर होना माना जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि युवा कांग्रेस के इन चुनावों में सुक्खू गुट का पलड़ा कुछ भारी पड़ रहा है और वीरभद्र समर्थकों को अधिक वोट नहीं मिल पाए हैं। इन चुनावों में प्रदेशाध्यक्ष पद पर किन्नौर जिला से संबंधित निगम भंडारी को सबसे अधिक 40,010 वोट पड़े हैं, जबकि वीरभद्र समर्थक यदुपति ठाकुर को केवल 37,732 मतों से संतोष करना पड़ा। युवा कांग्रेस की राजनीति में आने वाले समय में यह चुनाव क्या गुड़ खिलाएंगे, यह तो बाद में ही पता चलेगा, जिसका अभी खुलासा नहीं किया जा सकता है। अब जब बात कांग्रेस की चली है तो चलते चलते बात सरकार की भी कर लेते हैं कि सरकार का विरोध क्यों हो रहा है। बात हम सरकार की करने जा रहे हैं कि जब सरकार, जो मौजूदा सरकार चल रही है, उसका विरोध कहां से किस तरफ से हो रहा है। प्रदेश सरकार के खिलाफ कई मामलों में और कई दिशाओं से विरोध के स्वर उठ रहे हैं। अपने परिजनों की मौत के बाद सरकारी नौकरी की आस में प्रदेश के हजारों लोग करुणामूलक आधार पर रोजगार मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सालों से जब उनकी यह उम्मीद पूरी नहीं हुई तो करुणामूलक संघ के सदस्य कई दिनों से शिमला में अनशन पर बैठे रहे और अब तो इन्होंने आमरण अनशन तक शुरू कर दिया गया। बावजूद इसके सरकार की तरफ से इनसे बातचीत के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है और यही इनके रोष का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है, जिसका खामियाजा भविष्य में भाजपा को उठाना भी पड़ सकता है। आइए देखिए क्या कह रहे हैं करुणामूलक संघ के सदस्य। 10 का है तो सर, जैसे कि हमने आज तक मीडिया के माध्यम से, यहाँ अपने माध्यम से हमने कोशिश की है रोजगार प्राप्त करने के लिए सर, तो हमारे को तो डेली दिहाड़ी लगानी पड़ती है घर में अपना घर चलाने के लिए सर, और थोड़ा बथेरा खर्चा जो हमारा होता है वो पेंशन से चलता है सर। बाकी जो हमने डिपार्टमेंट में जितनी बार भी हमने केस अप्लाई किया सर, वहाँ पर सिर्फ हमारे को डॉक्यूमेंटों में उलझाया जाता है और बार बार हमारे को फिर दोबारा उस फाइल को रिपीट करवाया जाता है सर। फिर बाद में उसको कोई ना कोई कंडीशन लगा के उसको बाहर किया जाता है सर। तो सर आज तक सरकार ने सिर्फ हमारे को गुमराह किया है और समय समय पर जैसे ही हमारी फाइल पुटअप होती है तो उस समय नई कंडीशन लगा दी जाती है और जो भी आश्रित है उनको गुमराह ही किया गया है आज तक सर, और उनको बाहर किया जाता है किसी न किसी कंडीशन पर। इसके अलावा बिलासपुर के घुमारी की कुठेड़ा ग्राम पंचायत विभाजन को लेकर भी वहां के ग्रामीण सरकार के खिलाफ अनशन पर डटे हुए हैं। यह लोग मांग कर रहे हैं कि उनकी पंचायत की जनसंख्या काफी अधिक है, जिसका विभाजन करके नई पंचायत बनाई जानी चाहिए, लेकिन सरकार राज्य ऐसा नहीं कर रही है। बात यहीं तक रहती तो कुछ ना था, लेकिन हद तो तब हुई जब पिछले दिनों ही इन अनशनकारियों को पुलिस ने जबरन उठाकर मेडिकल करवाने ले जाना चाहा, जिसका चारों तरफ विरोध हुआ और कांग्रेस ने तो कहा यह भी गया कि जहां आवश्यकता नहीं है वहां तो सरकार पंचायतों व नगर परिषदों का पुनर्गठन कर रही है और जहां के नई पंचायत की मांग कर रहे हैं वहां सरकारी तंत्र चुपचाप बैठा है। इसके अलावा किसान बिल पर है। दिन ही कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए किसान बिल के विरोध में उपवास किया। इसी तरह भाजपा हाथरस की घटना पर विरोध अभी भी चला हुआ है। विभिन्न संगठन हाथरस की बेटी को न्याय की मांग के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर कोरोना के कारण दशहरा उत्सव संपन्न तो हो गया, लेकिन इसमें भी देवी देवता सरकार व प्रशासन से खासे नाराज रहे कि देव मिलन देवी देवताओं को क्यों नहीं बुलाया गया।
बावजूद इसके कि कुल्लू मनाली में रोजाना पर्यटक आ जा रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, लेकिन लगाया गया। इस नाराजगी को प्रकट करने के लिए घाटी के देवी देवता, डीसी व एसपी कुल्लू के ऑफिस भी पहुंचे और चेतावनी तक दे डाली। अब इसका आने वाले समय में क्या परिणाम होगा यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन आज हम यहीं पर विराम देते हैं और आपसे इजाजत चाहते हैं। अगले रविवार को फिर मिलेंगे सप्ताह भर की खबरों के पंचनामे के साथ हिमाचल नामा में। तब तक के लिए मैं रवि और मेरे साथ प्रोडक्शन में सहयोगी शुभम शर्मा इजाजत दें। जय हिंद, जय हिमाचल।